हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सी तीत का दौर देखेंगे। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आप 11 से ऐसे पास होकर आ रहे हैं 12th में, तो आप सभी के लिए एक नया सिलेबस आपके सामने रहेगा, एक नया कंटेंट आपके सामने रहेगा जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि हर आपको एक छोटी से छोटी बातें बता सकूं। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर है। ठीक है। तो शीत युद्ध का दौर, पहले इसको समझने से पहले हम यहाँ समझेंगे थोड़ा सा कि जो नीचे फर्स्ट टॉपिक दिया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व की राजनीति का विषय बन गया है। ठीक है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उस समय से घटनाएं चली आ रही है, जो उसके बाद से घटनाएं चली आ रही है, उस दौर को एक तरह से वैश्विक राजनीतिक, समकालीन वैश्विक राजनीति का एक कहीं ना कहीं हिस्सा माना जाता है। ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो हम समझते हैं आगे चल के इसको। लेकिन आपके अगर पता हो तो आपके दो बुक है 12th क्लास में, एक है आपका पूरा विश्व समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा बुक है आपका एक पूरा इंडियन पर है, पूरा भारत के ऊपर है, भारतीय राजनीति के ऊपर, जो आज़ादी के बाद से। ठीक है। लेकिन जो पहला बुक हो, पहला बुक का ही नाम है आपका, अगर आपने बुक देखा हो तो समकालीन विश्व राजनीति बुक का नाम दिया हुआ। ठीक। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक तरह से इसका नाम जरूरी था कि जो आपके सामने आ रहा है कि समकालीन विश्व राजनीति, तो समकालीन विश्व राजनीति का मतलब वो यही होता है कि जो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, आपको पता हो कि 1939 से 45 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था। ठीक है। तो जो दूसरे विश्व युद्ध 45 में जब खत्म होता है, इसके बाद की जो घटनाएं होती है, ठीक, उस घटना को हम क्या कहते हैं, समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जानते हैं। तो आते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम था आपका शीत युद्ध का दौर। ठीक है। तो ये शीत युद्ध समझते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में क्या होता है। शीत युद्ध समझने के लिए हम यहाँ पर पहले उसको क्लियर करते हैं। ठीक है। तभी हमें कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि चैप्टर वास्तव में है क्या। तो देखिए शीत युद्ध, यहाँ जो हेडिंग बनी हुई है इसका देखते हैं कि शीत युद्ध, पहले बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसे कि शीत युद्ध यहाँ अगर समझ जाते तो इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें आपको कोई हथियारों से लड़ाई लड़े जाने वाला कोई युद्ध नहीं है। ठीक है। एक हिंदी इसकी मीनिंग देखा जाए तो कोल्ड वार है। ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कि शीत, यानी कि शीत का मतलब ठंडा और युद्ध का मतलब जब दो के बीच में या कईयों के बीच में जब लड़ाई हो रहा हो, कोई युद्ध चल रहा हो, तो उस स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर शीत युद्ध का मतलब ये बताया जाता है कि जब ऐसी कोई भी दो देश जिसके बीच में तनाव स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन एक वास्तव में कोई युद्ध ना हो रहा हो, ठीक है, कोई लड़ाई ना लड़ा जा रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि एक तरह से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। मानसिक तनाव उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे में डर भावना, ठीक है, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता लगा रहता है। ठीक है। जो एक दूसरे को एक होड़ लगी रहती है कि मैं आगे तो मैं आगे, लेकिन वास्तव में कोई मैदान में हमें लड़ाई देखने को नहीं मिलता। ठीक है। एक दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक। तो इसी को यहाँ देखें तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का अर्थ है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो रहा हो। ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा बात किया जाए तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि शीत युद्ध का अर्थ कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में, ठीक है, दो हो सकता है या दो से अधिक देश हो सकते हैं, उन जब देशों के बीच में कोई स्थिति बन जाए कि युद्ध हो के रहेगा। ठीक है। कुछ ऐसा वर्णन कीजिए आप, या कुछ ऐसा माइंड में लाइए कि ऐसा कोई माहौल तैयार कीजिए कि उस समय ऐसा लगे कि युद्ध हो, लड़ाई हो, लेकिन वास्तव में वो लड़ाई नहीं हो पाता है। ठीक है। वहाँ टल जाती है लड़ाइयाँ। तो ऐसे युद्ध को क्या कहते हैं, हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक। तो ये स्थिति हमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1939 से लेकर 45 के बीच में जो दूसरा विश्व युद्ध चला था उसके बाद ये देखने को मिला था, जिसमें दो देश कहने के पूरे विश्व को बांट रखा था। और एक तरह से जो अमेरिका
और दूसरा क्या था, कहीं ना कहीं सोवियत संघ था। ठीक, आगे इसी को और देखा जाए तो आगे बताया जा रहा कि इसमें युद्ध की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, जब दोनों महाशक्तियाँ या दो देश होते हैं या उससे अधिक देश होते हैं, जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो युद्ध की पूरी संभावनाएं बन जाती है कि युद्ध अब होके रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन युद्ध की आशंका रहती है, डर रहता है, एक तनाव रहता है जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं उन दोनों में। उसके बाद संघर्ष जारी रहता है और एक दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मस्तिष्क को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी जाती है। इस लड़ाई में कोई रक्त रंधीता और या हथियारों का कोई उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, ऐसी स्थितियां में कब देखने को मिला, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कहीं ना कहीं 1945 से लेकर 1990 तक देखना पड़ा था। ठीक है, वास्तव में 25 दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वहाँ तक ये स्थिति चलती रही थी। ठीक, तो इसको शीत युद्ध कहा जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पहला विश्व युद्ध का डेट एक दिया जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब पूरे दुनिया में हुआ था तो इस युद्ध में 1914 और 1918 में हुआ था। आपको इतना आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप आगे वाले क्लास में जाएंगे, जब बीए और आगे करेंगे, तो उसमें आपको ये डिटेल मिलता है कि किसके बीच में हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक, सिर्फ आपको यहाँ 12th क्लास में सिर्फ इसका डेट याद रखना है कि कब से कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ी गई थी। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि दूसरा विश्व युद्ध और उसके बाद पहले के बाद दूसरा विश्व युद्ध जब पूरे विश्व में देखा गया तो वो था आपका डेट 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, 1939 में शुरू की गई थी और 1945 में आकर लगभग ये ख़त्म होता है। ठीक, इसमें क्या था, एक युद्ध कैसे था, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस से दिया हुआ है, तो इस सिलेबस में आपको जो दिए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ दिया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के गुट थे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो दूसरे विश्व युद्ध के 2 गुट थे, 2 गुटों में कहीं ना कहीं विभक्त था पूरा उस समय भी विश्व। तो समझिए यहाँ पर 2 गुट कौन कौन से थे दूसरे विश्व युद्ध के। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था यहाँ पर धुरी राष्ट्र। ठीक है, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र करके यहाँ पर देश था, माफ़ कीजिएगा देश नहीं बल्कि एक गुट थे। ठीक है, तो इसमें देखिए मित्र राष्ट्र क्या था, मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 4 प्रमुख देश थे यहाँ पर। पहला आता है सोवियत संघ हो गया, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा इसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, ये 4 देश इस गुट में शामिल होते हैं प्रमुख तौर से और इनको विजयी मिलती है। ठीक है, ये आखिरकार जीत जाते हैं। तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध था वो दूसरे विश्व युद्ध में जो विजयी हुई थी वो किसका विजय हुआ था, यहाँ पर मित्र राष्ट्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख देश शामिल थे। तो जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि जीता ये तो ऑब्वियसली हार गया था। ठीक है, तो हार का इनको सामना करना पड़ा था, जिसमें बताया जा रहा कि इसमें प्रमुख तौर से जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख रूप से इसमें 3 देश अग्रणी थे और शामिल थे। ठीक, इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। इसका अंत कैसे होता है, ये हार कैसे जाते हैं, इसकी शुरुआत तो हम इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ठीक है, आगे वाले आप क्लास में जाएंगे जब बीए तो वहाँ पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है आपकी किताबों में सीबीएसई के और एनसीईआरटी में, उतना हम उठाकर यहाँ बातें करेंगे। ठीक, ज़्यादा हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप अंदर जाएंगे तो आप खुद अपने आप में उलझ जाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जितना हमारे एनसीईआरटी जो क्लास 12 तक दी हुई है उसी को हम डिस्कस करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत कैसे होता है। ठीक है, हेडिंग दिया हुआ दूसरे विश्व युद्ध का अंत। दूसरे विश्व युद्ध का अंत एक बहुत ही प्रमुख जो घटना हुई थी पूरे विश्व में और एक कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली घटना, उस घटने के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, जो घटना क्या था तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जापान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और मजबूर क्या मतलब घुटने टेक दिए और आखिरकार क्या होता है दूसरा विश्व युद्ध अंत हो जाता है। तो मैं इसमें पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या था कि 3 देश प्रमुख तौर से शामिल थे। ठीक है, इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी, जापान। इटली और जर्मनी पहले इस एक तरह से बाहर हो चुके थे इस गुट से,
बचा था लास्ट जापान, जो कहीं ना कहीं अंतिम क्षणों तक वो लड़ता रहा, लेकिन वो भी घुटना टेकने वाला था। ये पूरी विश्व और पूरे देशों को पता था, दुनिया को पता था। उसके साथ साथ ये बात अमेरिका तक को ही पता था कि जापान अब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला, घुटना टेकने वाला, ठीक है, हार मानने वाला है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, एक परमाणु बम बनाए, आविष्कार किए, और उसके बाद उसने क्या किया, कहीं ना कहीं दो उसका प्रयोग जो कहा जाए ना, जो अपने घर में करना चाहिए था, वो प्रयोग कहाँ करना शुरू कर दिया, या एक तरह से प्रयोग ही मानिए, क्योंकि उसके मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, परमाणु हथियारों को उसने क्या किया, कहीं ना कहीं अटैक किया। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। यहाँ पहला शहर दिखेगा आपको हिरोशिमा, और दूसरा शहर आपको दिखेगा यहाँ पर नागासाकी, ठीक है। तो इन 2 शहरों पर क्या किया गया, कहीं ना कहीं परमाणु अटैक करके एक तरह से उनको धाराशायी कर दिया गया, जिसमें कि काफ़ी बड़ी जनधन की हानि होती है जापान को। और आज तक उसके प्रभाव, उस परमाणु बमों के अटैक के प्रभाव आज तक जापान में हमें देखने को मिलता है। जो जापान ऐसा देश है जो पूरे विश्व में परमाणु अटैक वाला एक देश है। या प्रथम बार और अंतिम बार जब परमाणु का उपयोग किया गया था, तो यही 2 शहर थे जापान के जहाँ पर उपयोग किए गए, ठीक है। इससे कई सारे विवादें पैदा हुए राजनीति में, और ऐसे विश्व घटनाओं के बाद इसके ऊपर कई नामे आरोप लगने शुरू हुए, ठीक है। यहाँ जो बम गिराए गए थे, 2 बम थे, और दोनों बम के नाम थे, एक गुप्त नाम रखे गए थे, ठीक है। यहाँ कुट नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ आप गुप्त नाम भी आता है, तो ठीक है, याद रखिएगा गुप्त करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल बॉय और दूसरा है फैट मैन, ठीक। 2 नाम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वो कौन से 2 बम थे, उनके गुप्त नाम क्या है, तो एक लिटिल बॉय था और दूसरा क्या था आपका, फैट मैन करके। क्लियर, तो क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, जो बम गिराए गए थे, उन बमों की जो क्षमता थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 से 21 किलो टन का एक एक परमाणु बम हथियार थे। और आज तक कहीं ना कहीं लगभग उस समय 80 लाख लोगों की शायद उस घटने में जान जाती है, और आज भी वहाँ पर इस परमाणु बम का एक असर देखने को मिलता है। अभी तक उन वहाँ के बच्चे कई ऐसे हैं जो उस एरिया या उस क्षेत्र में प्रभावित, जिनके बच्चे अभी तक अपंग पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो बहुत ही भयानक एक स्थिति था और पूरा दिल दहलाने वाला, ठीक। लेकिन इसके बाद, इस परमाणु अटैक के बाद अमेरिका की काफ़ी दुनिया में आलोचना की गई, ठीक है। आलोचना किस बात को लेकर की जाती है, देखिए यहाँ पर कि इस परमाणु बम के बाद अमेरिका की आलोचना। तो आलोचना में बताया जा रहा कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, घुटना टेकने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे स्थिति में बम गिराना आवश्यकता नहीं थी, ठीक। यहाँ पर पूरी दुनिया उसके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका ये बात जानता था कि अमेरिका के सामने या धुरी राष्ट्र के मित्र राष्ट्र के सामने जो एक देश है धुरी राष्ट्र का, जापान, वो घुटना टेकने वाला है, यानी कि आत्मसमर्पण करने वाला है, अपने आप को हार मानने वाला है, हाथ खड़ा करने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये बात को जानते हुए भी अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर परमाणु अटैक किए, ठीक है। तो ये उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई लगता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं पूरे एक विश्व में महाशक्ति साबित करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर से सोवियत संघ को दिखाना चाह रहा था कि मैं ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महाशक्ति हूँ और मेरे से शक्तिशाली कोई और देश नहीं है। ये कहकर अमेरिका की काफ़ी आलोचनाएं की गई, लेकिन अमेरिका अपने बचाव के लिए, ठीक, लेकिन अमेरिका अपने बचाव के लिए यहाँ पर कुछ बातें कहता है, ठीक। जैसे देखते हैं यहाँ पर कि अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, देखिए यहाँ पर हेडिंग है कि अमेरिका ने अपने पक्ष में भी कुछ बातें कही जब उसकी आलोचना की गई। तो यहाँ आलोचना के बाद वो कहता है कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था, जो उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए, ठीक, करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि से रोकने के लिए परमाणु गिराना जरूरी था। देखिए कैसी बातें एक बच्चों वाली करते हुए नज़र आ रहा है कि जब तक कि यहाँ पता था उसे कि हाँ कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने या मित्र राष्ट्र के सामने जो जापान को घुटना टेकने वाला है, फिर भी ये कहते हुए अमेरिका अपने बचाव करना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा जनधन हानि हो गई थी, काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका था, उससे उस युद्ध में काफ़ी नुकसान हुए थे, जिससे कि उसको रोकने के लिए, जल्द से जल्द युद्ध को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और बाकी साथी जो उसके राष्ट्र थे उनको आगे बढ़ने के लिए एक तरह से इस युद्ध को रोकना बहुत ज़रूरी था। और ये युद्ध मैंने परमाणु गिराकर कहीं ना कहीं ज़रूरी समझा और उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन अमेरिका ने नहीं सोचा कि उस परमाणु का असर जापान और उसके आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने बोला,
इसके बाद आगे बात किया जा रहा है कि अमेरिका का इसके पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो अमेरिका ने परमाणु गिराए, अमेरिका के उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य ऐसा अंदाज़न लगाया जाता है कि वो सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, कि जो सोवियत संघ कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र में ही उसका एक साथी देश था, उससे इसने कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रतिद्वंदी करना शुरू कर दिया, एक टक्कर देना शुरू कर दिया, और पूरे विश्व में के साथ साथ सोवियत संघ को खास तौर से दिखाना और जताना चाहता था कि इस दुनिया में मेरे सिवाय या मेरे अलावा कोई और शक्तिशाली देश नहीं है, या सबसे बड़ा शक्तिशाली देश मैं ही हूँ। ठीक, ऐसा अमेरिका ने इस परमाणु बम को गिराकर साबित करना चाहता था। यहीं से जो एक कहीं ना कहीं तनाव, और हमने शीत युद्ध का देखा कि तनाव एक उत्पन्न हो जाती है, एक डर, एक आशंका। ठीक है, और एक मानव के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक तरह से प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती है। इस बम के गिरने के बाद जब अमेरिका की आलोचना होती है, अमेरिका का उद्देश्य जब पता चलता है, तो ऐसे लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका और किसके बीच में, सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि सोवियत संघ को दिखाना चाहता था ना, तो सोवियत संघ के बीच में लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें, और वहाँ से एक तरह से एक युद्ध की शुरुआत होती है। दूसरा विश्व तो खैर यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहीं से एक दूसरी और भी युद्ध शुरू होती है जिसका नाम शीत युद्ध पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शीत युद्ध हमने अर्थ देखे थे, उसके और बारे में जानते हैं क्या है और एक किस तरह से लगभग 45 सालों तक चला, 1945 से लेकर 1990 तक। ठीक, किस तरह से इन दोनों में प्रतिद्वंदिता हमेशा लगे रहा और कैसे चला। तो कोई भी आपको डाउट हो, कोई ऐसा ना समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, जहाँ पर आप सीधे मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आता है। तो आगे बढ़ते हैं कि शीत युद्ध, यहाँ तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। आगे देखिए कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो शीत युद्ध की शुरुआत जैसे दूसरे विश्व युद्ध का अंत होता है, वैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि वहीं से अमेरिका ने सोचा कि मैं बस सबसे शक्तिशाली देश हूँ, और सोवियत संघ भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझने लगा कि मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, और मैं इसको आगे नहीं होने दूंगा। ठीक है, अमेरिका को, तो मैं शक्तिशाली हूँ, तो वो कह रहा था मैं शक्तिशाली हूँ, और पूरे विश्व में अपने आप को शक्तिशाली और एक तरह से शक्ति संपन्न घोषित करने के लिए इन दोनों के बीच में एक होड़ शुरू हो जाती है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध जैसे ख़त्म होता है, और उसके ख़त्म होते ही क्या होता है कि यहाँ पर शीत युद्ध शुरुआत की जाती है। क्लियर। तो आप जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत के साथ, ठीक है, एक पूरे विश्व में शीत युद्ध के साथ साथ एक विचारधारा की भी लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर दो विचारधाराओं को लेकर एक तरह से लड़ाई शुरू हुआ। विचारधारा, जिससे कि विचारधारा का अर्थ समझते हैं कि विचारधारा का मतलब क्या होता है। तो विचारधारा का मतलब ये होता है कि जिससे ही कोई भी देश अपनी एक तरह से राजनीतिक आर्थिक प्रगति, ठीक है, सुधार करके आगे बढ़ता है, उसको एक तरह से उसके साथ बंध के चलता है, उसको एक विचारधारा कहा जाता है। ठीक, जो यहाँ पर पूरे विश्व के सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं आती है, जो एक था पूंजीवाद और दूसरा था आपके सामने या पूरे विश्व के सामने समाजवाद लेकर। ठीक है, साम्यवाद या उसे कहते हैं हम समाजवाद। जो अमेरिका था, अमेरिका किसको लेकर चल रहा था, पूंजीवाद विचारधारा का समर्थक था। ठीक है, और जो आपका सोवियत संघ था, जिसे USSR भी कहा जाता है, और उसका पूरा नाम सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य करके। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR का पूरा नाम था। ठीक, जिसमें कि उसने अपना समाजवाद को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर ये दोनों में होड़ लग गया कि मेरी विचारधारा सबसे बेहतर है, तो दूसरे ने ये कहा कि मेरी विचारधारा सबसे बेहतर है। ठीक, तो एक कहीं ना कहीं तनाव संघर्ष तो देखने को मिला एक शक्ति की होड़ के लेकर, लेकिन उसके साथ साथ एक विचारधारा भी बहुत बड़ी कारण रही, जो इन दोनों के बीच में और एक तनाव और एक खाड़ी पैदा करते चला गया, जो कि हर समय हर छोटी छोटी पहलुओं पर एक तरह से एक युद्ध की संभावनाएं बनी रहती थी, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा हमें युद्ध देखने को नहीं मिलता था। इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि शीत युद्ध ही नाम था, और इसके पीछे भी कारण थे कि दोनों के बीच में कोई बड़ा युद्ध क्यों नहीं हुआ, वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर जैसे बताया कि शीत युद्ध एक विचारधारा की भी लड़ाई बन गई थी। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच
विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर और अच्छा सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, कि भाई अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक सामाजिक सुधारों को एक तरह से बेहतर करने के लिए हमारे लिए कौन सी विचारधारा बेहतर होगी, कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा जिससे कि हम अपने जीवन में और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, जिसमें कि यहाँ बात किया जाएगा कि अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। ठीक है, ये अमेरिका कह रहा है जी। हाँ, दूसरा देखते हैं कि दूसरा बता रहा है कि भाई सोवियत संघ का मानता था कि भाई समाजवादी या साम्यवादी। ठीक है, दोनों मतलब अभी यही है, एक ही आगे हम मतलब बताते हैं इसका जो सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। कई बच्चों को ऐसे पता हो कि भाई समाजवाद और पूंजीवाद क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने 11th में भी पढ़ा हो इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक, थोड़ा बहुत, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होड़ लग गई अमेरिका और सोवियत संघ को लेकर, है ना, कि अमेरिका और सोवियत संघ में ये बातें आ गई कि भाई हमारा विचारधारा सबसे बेहतर है। अमेरिका कह रहा था मेरा पूंजीवाद, तो दूसरा सोवियत संघ को हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वो कह रहा है कि नहीं भाई आपका नहीं, बल्कि हमारे पूरे एक तरह से विश्व स्तर पर सबसे बेहतर जो एक तरह से अर्थव्यवस्था चलाने के लिए है और अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो कौन सा विचारधारा, समाजवादी है। तो यहाँ पर एक विचारधारा की भी होड़ देखने को मिली हमें। उसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्दों में या एक लाइनों में बात करें कि पूंजीवाद और समाजवाद जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए, और जिनको और डाउट हो इसके बाद भी, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे जो नंबर होगा उस पर आप मैसेज करके आप जान सकते हैं। ठीक, वहाँ मैं जितना समय मिलेगा उसको बता सकता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूंजीवाद का अर्थ थोड़ा सा समझते हैं। तो सरकार का हस्तक्षेप कम होता है यहाँ पर। ठीक है, पूंजीवाद का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर पूंजियों का पूरी बहाव हो और एक तरह से वहाँ पर क्या होता है कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है, निजी हाथों को काफ़ी छूट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बात किया जाए ना कि व्यापार अधिक होता है वहाँ पर, और व्यापार कब अधिक होगा, जब आपको छूट मिले, जब आप स्वतंत्र हो। ठीक है, जिसमें कि निजी व्यवस्था होती है, निजी व्यवस्थाओं पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ संभल के रहता है। ठीक है, लेकिन बिना गैर कानूनी काम किए आप एक तरह से सरकार के नियमों कानूनों दायरे में रहते हुए आप जो मर्जी करना चाहे, आपके पैसा है तो आप कर सकते हैं। ऐसी आज़ादी कहीं ना कहीं अमेरिका में था। ठीक, जो अमीरों के लिए और विकसित देशों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक, उसके बाद अगर आज हम कहीं ना कहीं देखें आज इस स्तर पर, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद आज पूंजीवादी कहीं ना कहीं वर्चस्व छा रही है, वो अलग मैटर, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा देखते हैं समाजवाद, कि समाजवाद बताया जा रहा है कि सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, निजी व्यवस्था का ये विरोध करते हैं, यानी कि साफ सीधी सी बात है कि ये क्या है, कहीं ना कहीं इसके प्रतिद्वंदी है, तो यहाँ पर ये विरोध करते हैं पूंजीवाद का। ठीक, और यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सारी की सारी जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, सारा का सारा एक तरह से कंट्रोल होता है, वो नियंत्रण होता है, वो सब वहाँ एक राज्य करता है, यानी कि सरकार करता है। ठीक है, निजी व्यवस्थाओं का वहाँ क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध किया जाता है। ठीक, तो आई होप समझ में आया हो। उसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए कि और कैसे पूरा विश्व कहीं ना कहीं किस तरह से तब्दील होते चला जा रहा है। अब पूरा विश्व यहाँ पर दो भागों में बट चुका था। ठीक है, पूरा विश्व इस तरह से दो भागों में बट चुका था। दो भागों मतलब कि मान लीजिए कि पूरा विश्व, और यहाँ पर इस तरह से दो, एक यहाँ पर दीवार खड़ा हो गया हो और इनके बीच में दरार सा पैदा होकर दो खाड़ी बन गई हो। ठीक है, दो अलग अलग क्षेत्र बन गए। एक क्षेत्र बन गया था आपका पहली दुनिया और दूसरा क्षेत्र बन गया था दूसरी दुनिया। ठीक, इस क्षेत्र को मैं नीचे बनाता हूँ, ऐसे ड्राइंग ख़राब है मेरी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। ठीक है, तो इस तरह से पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, पूरे विश्व जो था वो दो भागों में बट चुका था। ठीक, इसके पीछे क्या कारण थे आगे हम देखेंगे। देखिए जैसे कि अमेरिका यहाँ पर एक का अगुवाई कौन कर रहा था, यहाँ पर अमेरिका कर रहा था। ठीक है, अमेरिका किस चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं पूंजीवाद को लेकर एक अपना गुट बना रखा था, जो इस तरह से हो गया था। और दूसरा जो था आपका दूसरी दुनिया सोवियत संघ का था। ठीक है, पहली दुनिया किसे कहा गया, अमेरिका को कहा गया, और वो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। ठीक, वहीं दूसरा जो था भी, वो दूसरा क्या था, सोवियत संघ, यानी कि दूसरी दुनिया जिसे कहा गया वो सोवियत संघ, और वो किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, समाजवाद को। ठीक है, या साम्यवादी आप याद रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। यहाँ ऊपर आते हैं तो पहली दुनिया, तो पहली दुनिया में बताया जा रहा है या अमेरिका, तो पश्चिमी यूरोप। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि इनका नाम एक और आ रहा है, पश्चिमी गुट, आप कई बार देख सकते हैं। ठीक है,
तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे अधिकतर, वो किसका समर्थन किया यहाँ पर, एक तरह से अमेरिका का किया। और इन्हीं देशों को, समूहों को, या एक तरह से गठबंधन को, गुट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सिंपल सी बातें कही जा रही है कि जो पश्चिमी यूरोप था, यानी कि पूरा यूरोप था, उस यूरोप में से जो पश्चिमी इलाका था, पश्चिमी यूरोप थे, वो किसका समर्थन कर रहे थे यहाँ पर, अमेरिका का। ठीक, और अमेरिका का समर्थन करने की वजह से उसका नाम अमेरिका का क्या पड़ जाता है, या जो अमेरिकी गठबंधन था उसका नाम क्या पड़ जाता है, पश्चिमी गुट, पश्चिमी गठबंधन नाम पड़ जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस गठबंधन में कुछ देश शामिल थे, या पहली दुनिया में जो अमेरिका का समर्थन कर रहे थे वो इस प्रकार से थे, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रमुख देश थे जो किसका समर्थन कर रहे थे, अमेरिका का। और वो कहाँ से रिलेट करते थे, तो पश्चिमी यूरोप से, जिस कारण से उनका नाम एक पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी गुट के नाम से भी जाना गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि थोड़ा सा दूसरी दुनिया के बारे में जानते हैं ना। तो समझिए यहाँ पर कि दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ को कहा जाता था। ठीक, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए, और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया था यूरोप के दो भाग, यानी कि एक पश्चिमी भाग जो अमेरिका का समर्थक, लेकिन वहीं जो दूसरा भाग था वो पूर्वी गठबंधन, या पूर्वी जो देश थे, पूर्वी यूरोप था, वो पूर्वी यूरोप किसका समर्थन करने लगा, सोवियत संघ का। ठीक, और इस कारण से उस सोवियत संघ का नाम एक और पड़ जाता है, जिस नाम से पूर्वी गठबंधन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, जो दूसरी दुनिया भी कहलाया। इसमें कुछ प्रमुख देश थे, जो प्रमुख देश थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, तो ये किसका समर्थन कर रहे थे, दूसरी दुनिया, सोवियत संघ का। क्लियर यहाँ तक, तो आ जाना चाहिए समझ में। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक यहाँ दिखाया जा रहा कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस तरह से होता है, समझते हैं इसको। कि हमने बात अभी की थी ऐसे ड्राइंग बना कर कि भाई पूरा विश्व इस तरह से था, दो भागों में बढ़ चुका था, पहला दूसरा। हमने बात भी कर लिया कि पहली दुनिया किसे कहते हैं, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ किस तरह से वो बटे हुए थे। तो ये दो ध्रुवीय हो चुका था, ये दो ध्रुवीय शब्द आ रहे हैं हमारे सामने, है ना। पहले इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व होता है क्या है। तो ऐसे समझाऊँ आपको, तो दो ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि जब पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है, पूरे विश्व फलक पर जब दो महाशक्तियों का केंद्र बिंदु मौजूद हो। ठीक है, जब दो महाशक्तियों का केंद्र बिंदु मौजूद हो, तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व है गोला, और इस विश्व में दो महाशक्तियाँ थी। ठीक है, एक महाशक्ति कौन, अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति कौन, तो सोवियत संघ। तो इस तरह से दो विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का जब केंद्र बिंदु मौजूद हो, उससे हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। ठीक, लेकिन इसका आरंभ कैसे हुआ। ठीक, आरंभ हमने देखा था शुरू से कि भाई कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आती है, जहाँ पर अमेरिका अपने आप को साबित करना चाह रहा था पूरे विश्व में कि मैं ही महाशक्ति हूँ, सोवियत संघ को खास तौर से। उसके बाद हमने देखा कि विचारधाराओं की होड़ एक लग गई, और विचारधारा बेहतर करने में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ती चली गई। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं कि आगे बताया क्या जा रहा है यहाँ पर कि दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व इस तरह से जब दो भागों में बट गया, दो भागों में बंटने के बाद जो इसमें और भी देश आते थे अमेरिका के अलावा और इधर सोवियत संघ के अलावा, पहली दुनिया में अमेरिका और इधर सोवियत संघ के अलावा इसमें और भी सारे देश आते थे, है ना। तो जो अब बहुत सारे इसमें देश आते थे छोटे छोटे से, तो छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा जमाने के लिए, ठीक है, अपना कब्जा करने के लिए, उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं बड़ा दबदबा बनाने के लिए और अपना वर्चस्व को और विश्व स्तर पर फैलाने के लिए एक तरह से दोनों महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों पर कहीं ना कहीं एक तरह से हावी होने की सोच रही थी। ठीक है, और अपने अंदर लेने की सोच रहे थे, अपने टीम में करने की सोच रहे थे, अपने गुट में शामिल करने के लिए। देखिए आगे बताया जा रहा है कि दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए यह रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे
और दूसरी महाशक्तियों तथा उसके गुट के देशों से प्रभाव से बच सके। अब इस तरह से पूरी दुनिया के सामने दो विचारधारा रख दी गया और कहा ये गया कि भाई आपको सोवियत संघ यानी कि समाजवादी विचारधारा आपको बेहतर लगता है जीवन और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए, तो आप उसमें शामिल हो जाइए, या आपको पूंजीवाद यानी कि अमेरिका का विचारधारा अच्छा लगता है तो आप उसमें शामिल हो जाइए। ठीक, जो आसानी से किसी दो गुटों में शामिल हो गया, दोनों में से किसी में एक में शामिल हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं हो रहा था उनका क्या होता, तो उनके लिए यही खतरा होता, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, कहने की होड़ लगा रहे थे कि मैं महाशक्ति तो मैं महाशक्ति, है ना। तो एक दूसरे छोटे छोटे देशों पर कब्जा करते, एक दूसरे पे अटैक करते, ठीक है, जिसमें कहीं ना कि छोटे छोटे देशों को हानि होती। तो इनके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर उन दोनों महाशक्तियों से बचना था, ठीक है, यानी कि अपनी जीवन को आसानी से आगे बढ़ाना था और एक दूसरे के खतरे से आपको बचना था, तो आपको किसी ना किसी में शामिल होना था। ठीक, जिससे कि अगर वो देश उनके अंदर शामिल होते, ठीक, तो उन देशों को क्या कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ी शक्तियों के साथ या महाशक्तियों से अमेरिका और सोवियत संघ से क्या मिलता, उनको एक सुरक्षा का वायदा मिलता, ठीक है, सुरक्षा उनको दिया जाता, उसके साथ उनको हथियार प्रोवाइड किए जाते जिससे कि अपनी रक्षा कर सके, और तीसरा चीज़ उनको एक तरह से आर्थिक सहायता दी जाती छोटे देशों को। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्यों जाना चाहते थे, तो एक तो सबसे पहली बात तो उनकी एक मजबूरी रहेगी, दूसरी बात कि उनको एक सुरक्षा मिल रहा था, ठीक है, तीसरी बात कि उनको क्या मिल रहा था, एक तरह से हथियार दिए जा रहे थे, ठीक है, हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे, और चौथी बात कि वहाँ पर उनको एक आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि अपना वो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और अपने देश और अपने जीवन को बेहतर करके आगे बढ़े। क्लियर? तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम अभी इस टॉपिक को लास्ट टॉपिक बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो जब आएगा और तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हेडिंग देखते हैं कि महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। जो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और आपके सोवियत संघ, वो दोनों देश जो दोनों महाशक्ति थे, लेकिन उनको छोटे देशों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उनको अपने अंदर शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। तो उसके लिए कई सारे रीजन थे जिससे कि छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ना और उनका आर्थिक सुरक्षा और हथियार प्रोवाइड करना इनकी मजबूरी नहीं बल्कि एक तरह से कहीं ना कहीं ज़रूरत सा था, और उनको शामिल करके किस तरह से उनको फ़ायदे हो रहे थे और उनका उन छोटे देशों का महत्व इन महाशक्तियों के लिए क्या था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कई सारे एक तरह से फ़ायदे हो रहे थे, क्योंकि कोई भी महाशक्ति हो, कोई भी कैसा भी क्यों ना देश हो, कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, लेकिन अपने आप में हर कोई देश साधन से संपन्न नहीं होता, ठीक है, संसाधनों से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। कुछ होते हैं, कुछ उसको दूसरे देशों से लेने पड़ते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इसी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए अपने छोटे छोटे देशों को क्या कर रहे थे, लोग अपने साथ ले रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पर कि महत्वपूर्ण संसाधन, ठीक है, जो महत्वपूर्ण संसाधन थे वो महत्वपूर्ण संसाधन क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं इन छोटे देशों से महाशक्तियों को मिल रहा था। जैसे में देखें तो तेल और खनिज, क्योंकि कई ऐसे दोनों महाशक्तियाँ थे जिसमें कि उनके पास तेल और खनिज की कमी थी, और एक दूसरे से होड़ जो लगी हुई थी आगे बढ़ने का, उसमें संसाधनों की काफ़ी ज़रूरत थी, जिससे कि कहीं ना कहीं वो एक छोटे छोटे देशों पर कंट्रोल करते और उनका जो महत्वपूर्ण संसाधनें होती तेल खनिज जैसे, वो उनके अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते। ठीक, नंबर 2, तो नंबर दूसरा देखते हैं। तो नंबर दूसरा यहाँ बताया जा रहा कि भू क्षेत्र है, ठीक है, भू क्षेत्र यानी कि वहाँ पर एक तरह से ताकि यहाँ महाशक्तियाँ अपनी हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके, ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे देशों का भू क्षेत्र उनको ज़मीन ही मिल जाए, और ज़मीन मिलने के साथ साथ उन पर क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरह से उस क्षेत्र पर अपनी सेनाओं का क्या करते, संचालन करते, और हथियारों की वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से तैनाती करके एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सैनिक ठिकाना, सैनिक ठिकाना बहुत ही महत्वपूर्ण था दोनों महाशक्तियों के लिए, ठीक है, जो काफ़ी एक दूसरे को मदद करती थी उस लड़ाई में। जैसे कि बताया जा रहा है कि ऐसे में महाशक्तियों का एक दूसरे की जासूसी कर सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको
एक महाशक्ति यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, और अमेरिका का कोई यहाँ पर देश बना हुआ है, ठीक है, जो अमेरिका का समर्थन करता है, जो सोवियत संघ के पास है। तो ये क्या करते थे, अमेरिका वाले यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक सैन्य ठिकाना बना देंगे जिससे कि सोवियत संघ पे नज़र रखा जा सके, ठीक है, जैसे कि आसानी से उसकी जासूसी की जा सके, क्या काम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ का यहाँ पर कोई देश है जो इसका समर्थन कर रहा है, तो ये क्या करता था, सोवियत संघ इसके ऊपर तैनात कर देगा, सैन्य ठिकाना बना लेगा। तो इस तरह से एक दूसरे की जासूसी करने के लिए यहाँ पर सैन्य ठिकाने बहुत ही काम आते थे, ठीक। अगला देखते हैं कि आर्थिक मदद महत्वपूर्ण था कि छोटे छोटे देशों से इनको क्या होता था, कहीं ना कहीं एक तरह से सैन्य वाहन के लिए, सैन्य खर्चे के लिए काफ़ी मदद मिल जाती थी, ठीक है। थोड़े थोड़े उससे इकट्ठा करके कहीं ना कहीं अपने सैनिक चीज़ों को, सैनिक व्यवस्थाओं को, और एक तरह से कहीं ना कहीं हथियारों में इनको काफ़ी मदद मिलती थी, ठीक। जैसे कि एक महाशक्ति बनने में उनको काफ़ी कारगर सिद्ध होता था। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा कि सैनिक ठिकाना में कि जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में कहीं ना कहीं महाशक्तियों के मददगार होते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मददगार होते थे और काफ़ी उनको एक तरह से हेल्प उनको मिल जाती थी। क्लियर, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, तो आगे देखिए, तो यहाँ 5वां पॉइंट दिखाया जा रहा है विचारधारा, ठीक है। जो विचारधारा एक दूसरे को कहीं ना कहीं होड़ लगा था, एक कहीं ना कहीं एक तरह से बताया जा रहा था कि जिसके साथ जितना देश शामिल होता उतना ही कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा मजबूत होती। तो ये भी एक होड़ थी अपनी महाशक्ति में, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई हमने पहले ऊपर देखा है। तो देखिए, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है, कि जितना कहीं ना कहीं एक तरह से महाशक्तियाँ पारस्परिक, यहाँ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है, यानी कि जिसके साथ जितना देश ज़्यादा समर्थन करता है, जिसके साथ जितना देश ज़्यादा जाता, उतना ही ये लगता है कि भाई मेरी विचारधारा अच्छी है, तो मेरी विचारधारा सबसे बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं इससे साबित होता, और इसी होड़ में वो महाशक्तियाँ क्या करते थे, छोटे छोटे देशों को अपने अंदर ज़बरदस्ती एक शामिल करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, जो कि उनको एक फ़ायदा होता। उसके बाद आते हैं मानसिक तौर पर चोट लगती। उसके साथ यहाँ पर 5वां और माफ़ कीजिएगा 6ठा और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र या पूंजीवादी समाजवाद विचारधारा सबसे बेहतर थी। देखिए, यहाँ पर जो आपको हमने बात किया था कि यहाँ पर पूंजीवादी लोकतंत्र उदारवादी, ये कौन सा विचारधारा था, अमेरिका का था, ठीक है। जो अमेरिका क्या करता था, कहीं ना कहीं अपने आप को ये बेहतर करने की कोशिश करता था कि पूरे विश्व में यही विचारधारा सबसे बेहतर है ना। तो ये उदारवादी यानी कि जो एक तरह से स्वतंत्रता की जो बातें करते थे, निजी क्षेत्र की बातें करते थे, लोकतंत्र और पूंजीवाद की जो बातें वो अमेरिका करता था। तो ये जितने देश जिसके साथ शामिल होता, वही सोवियत संघ समाजवाद को लेकर चल रहा था, साम्यवाद को लेकर चल रहा था, तो उनके साथ जितने देश शामिल होते वही साबित होता कि भाई किसके एक तरह से आधार मजबूत है और किसके सोच सबसे बेहतर है, ठीक है, किसकी विचारधारा सबसे बेहतर है। तो इस होड़ को लेकर कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की होड़ लगी हुई थी कि मेरे अंदर ज़्यादा देश शामिल हो तो मेरे अंदर ज़्यादा देश शामिल हो, जिससे कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन था कि किस तरह से उनको फ़ायदा हो रहा था, तो उनको एक कुछ 5-6 पॉइंट आपने देखे कि इन सब कारणों से क्या हो रहा था कि महाशक्तियों का एक तरह से छोटे छोटे देशों को अपने साथ रखने का लाभ, महत्व या एक तरह से उसके फ़ायदे हो रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए और आपको इस वीडियो से आपको किसी ना किसी तरह से सहायता मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या हुआ कि आने वाले जो पार्ट्स होंगे इसके अगले वो आपको सही समय में मिल सके और आने वाले आगे पार्टों को आप ना छोड़ पाएँ, ठीक है। और जितना हो सके अगर समझ आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की किसी भी जानकारी को लेकर पॉलिटिकल साइंस 12th के आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, जय हिंद।